बजट पर पिछले 5 सालों से लगातार जी बिजनेस है नंबर 1। सभी बिजनेस और जनरल न्यूज चैनल्स में सबसे आगे है जी बिजनेस। सिर्फ टीवी ही नहीं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी सबको पछाड़ा। बजट और पूरे साल का सिर्फ एक ही लीडर, जी बिजनेस। तो इस बजट भी रहिए सिर्फ लीडर के साथ। बजट 2024 तेजी की गारंटी सिर्फ जी बिजनेस पर। तैयार हो जाइए बाजार के एक और एक्शन पैक दिन के लिए, जहां कल के कोहराम के बाद आज हल्की मजबूती के साथ शुरुआत के हैं संकेत। कॉन्फिडेंस है कम, कल है मंथली एक्सपायरी। मजबूत शुरुआत का फायदा कैसे उठाएं? कुछ और तेजी होगी या फिर बनेगा फिर से दबाव? ढेर सारे सवाल, जवाब है तैयार। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। तैयार हो जाइए एक्शन के लिए। 3 दिन का ट्रेडिंग हफ्ता है और उसमें मिड वीक में आपकी काम 3 दिन का है, तो काम तो 5 दिन का करना है ना। मार्केट ने कल वैसे ही कल करा दिया 2-3 दिनों का काम। 1700 पॉइंट 1600 पॉइंट ऊपर नीचे बैंक निफ्टी हो गया दिन भर में। 550 कितना 200 700 550 पॉइंट आपका निफ्टी ऊपर नीचे हो गया। तो बोले कि भले आपको लगता हो आप 3 दिन ही काम करेंगे, लेकिन बाजार आपको पूरे 5 दिन का निचोड़ेगा। इनफैक्ट कल तो काफ़ी फीलिंग ये भी थी कि एक ही दिन में 5 दिन जितना निचोड़ लिया, राइट। सो बिल्कुल। चलिए, तो कल का बड़ा एक्शन पैक दिन था, आज भी वैसे ही होने वाला है दिन। बिल्कुल मजा। संकेत देख लेते हैं। आइए, दुनिया भर के बाजारों से संकेत मिले जुले। कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं। सोंग डाउ गिरा है, लेकिन कोई ऐसी बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है नहीं। नेस्डेक 65 अंक चढ़ा है। S&P रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद होता हुआ दिख रहा है। तो ऑल इज वेल एट अमेरिका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक्सिस बैंक के नतीजे अनुमान के मुताबिक रहे हैं। बहुत कमजोर भी नहीं तो बहुत मजबूत नहीं, मिले जुले कहे जा सकते हैं। लेकिन ज्यादातर नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद जो आए वो अच्छे हैं। कमजोर कम है, मजबूत ज्यादा है, ये एक अच्छी बात है। बजाज ऑटो आज निफ्टी में अपने नतीजे पेश करेगा। इसके अलावा 2 और कंपनियां, लेकिन 10 कंपनियां वायदा कारोबार की ऐसी है जो रिजल्ट्स। तो अगेन अ बिजी डे। बिजी डे, बिल्कुल सर। तो एक्शन तो भरपूर होने वाला है नतीजों के लिहाज से भी। मिड वीक सेशन भी है बाय द वे। आज 2 चीजों पर फोकस है दीप। एक तो मार्केट की कमेंट्री पर कि आगे का डायरेक्शन क्या है क्या नहीं, और दूसरा आज फोकस है स्टॉक्स पर, क्योंकि एक्शन भरपूर है। अब आप शुरुआत कीजिए। बताइए फिर कल किसने बेचा? सब यही जानना चाहते हैं। हुआ क्या है? जिसके पास था उन्होंने बेचा। बड़ा आसान सा जवाब है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग। शुरुआत अच्छी हुई, कोई ऐसा नेगेटिव ट्रिगर नहीं आया, तो सडनली हुआ क्या? तो आपने सवाल जैसा पूछा उसका जवाब वैसे देना चाहिए। और ये है कि अगर आप कहते हैं ना कि वो एक कौन सा ऐड आया ना, सर्फ एक्सेल का, ढूंढते रह जाओगे दाग तो पता नहीं चलेगा। मतलब ऐसा धुलाई के बाद दाग ढूंढना मुश्किल है जी। कल की धुलाई के बाद भी ये ढूंढना मुश्किल है कि बेचा किसने और क्यों। वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहले मैं कल के डेटा आपके सामने रखता हूँ कि कल किसने क्या किया है। FIs 3115 करोड़ की बिकवाली है कैश मार्केट में कल की, और सामने 660 करोड़ के खरीदे हैं इन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स, यानी नेट 2500 करोड़ की स्टॉक्स में बिकवाली। इंडेक्स फ्यूचर्स करीबन 185 करोड़ के। सो नेट अगर आप देखें डायरेक्शनल तौर पर तो 2300 करोड़ की बिकवाली अब, और सामने लोकल फंड ने खरीदा है 200 करोड़ का, उसको भी घटाता तो यानी कि 2100 करोड़ की बिकवाली नेट आपकी इंस्टीट्यूशंस की वजह से डायरेक्शनल की। अब 2100 पॉइंट की बिकवाली में कब 333 पॉइंट निफ्टी टूटते हुए आपको नजर आया, कब 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी गिरते हुए नजर आया, और ये भी गलत है कब 550 पॉइंट निफ्टी टूटते हुए नजर आया, और कब 1700 पॉइंट बैंक निफ्टी टूटते हुए दिखा ऊपरी लेवल से। ये 2200-2100 करोड़ की बिकवाली में तो नहीं बनता नहीं है। फिर किया किसने? तो अब मैं आपको स्टडी वो बताता हूँ। FIs की नेट बिकवाली बहुत ही कम है, सिर्फ 2500 करोड़ की रही है, ठीक है। लेकिन साथ साथ हुआ है कि घरेलू फंड्स ने भी कल खरीदारी का सपोर्ट नहीं किया। वेट एंड वॉच वाले मूड में थे, तो उन्होंने बेचा भी नहीं तो लिया भी नहीं। बिकवाली की जो शुरुआत हुई दीप, वो हुई है HNI इन्वेस्टर्स, ऑपरेटर्स, ब्रोकर्स, जो आप बोल दें, जो सो कॉल्ड काफ़ी समझदार लोग, जो बाजार के ज्ञानी होते हैं और जो कोशिश करते हैं कि कहाँ यूफोरिया है, कहाँ बेचना चाहिए, क्या है, या किसी बड़ी इवेंट के पहले। सो या तो इसमें बिकवाली में दो तरह के लोग हो सकते हैं। एक वो HNI इन्वेस्टर्स जिन्हें लगता है कि टू मच टू फास्ट, बहुत ज़्यादा भाग गए, बहुत जल्दी भाग गए, उनकी तरफ से। या फिर कुछ ऐसे लोग जिन्हें ये समझ में आता हो कि बजट के पहले या बजट के आसपास थोड़ा ब्रेक लग सकता है, या बजट में कुछ खास ना आए या नेगेटिव आ जाए, किसी को पता हो। तो ये 2 तरह के हो सकते हैं, क्योंकि जो नॉन है उनकी तरफ से बिकवाली। और तीसरी बात ये, जब इनकी बिकवाली शुरू हुई
तो फिर रिटेल ने पूरा अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन किया। उनका कंट्रीब्यूशन गलत नहीं था, उनका पैनिक होता हुआ दिखा। पैनिक क्यों हुआ? जिन स्टॉक्स पे आप बहुत भरोसा करते हैं, अच्छे मजबूत है, खासतौर से सरकारी कंपनियों के शेयर, वो काफ़ी तेज़ी से भागे। तो 3, 4, 5% घटते ही फिर आपको डर लगता है, फिर 10% घटते तो और ज़्यादा डर लगता है। तो उनको लगता है कि चलो जो प्रॉफिट आ रहा है ले लिया जाए। सो बाद में जो सेकंड हाफ की जो बिकवाली हुई है वो रिटेल की तरफ से होती हुई दिखी। फर्स्ट हाफ की बिकवाली हुई है वो स्मार्ट HNI इन्वेस्टर्स की तरफ से होती हुई दिखी है, जिन्होंने प्योरली प्रॉफिट बुकिंग की। 10%, 20%, 25% प्रॉफिट बुकिंग की होगी अपने पोर्टफोलियो में, लेकिन बाकी का काम रिटेल ने पैनिक करके कर दिया और ये वजह थी कि आप बाजार ऊपर बढ़ नहीं पाए। अब रहा सवाल आगे क्या। सो देखिए आप में सब जानते हैं जब FIs 10-10 हज़ार करोड़ के बेच रहे थे तब बाजार उठने नहीं घटे और वापस घूम गए। लेकिन तब क्या बेच रहे थे? तब HDFC बैंक टाइप बेचे थे। अब कल क्या बिका है? कल भले ही उन्होंने नहीं बेचा, लेकिन बेचा जिस किसी ने भी, लेकिन बेचा क्या? कैश के स्टॉक्स, PSU स्टॉक्स जहां पर रिटेल है। Exactly. तो ये पैनिक और वो बिकवाली दोनों अलग है। तो अगर आप ब्रॉडर मार्केट देख रहे हैं तो इंडेक्स में डरने की जरूरत नहीं है। राइट। क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि इंडेक्स तो संभल जाएगा जब तक FIs और लोकल फंड ज्यादा न बेचे। अगर दोनों, तो इंडेक्स नहीं घटेगा। लेकिन आज फॉलो बाइंग या फॉलो सेलिंग के तौर पर आपको ये देखना है कि कैश मार्केट के स्टॉक्स में वापस से सेकंड राउंड आता है या नहीं। एग्जैक्टली, ये इंपॉर्टेंट है। अब आपको मार्केट को 2 टुकड़ों में बांट के देखना है। एक लार्ज कैप्स है जहां पर FIs और ग्रेजुअल फंड का ज्यादा इंटरेस्ट है, वहां पर बिकवाली का दबाव कम है, तो इंडेक्स लेवल पे आपको बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ ब्रॉडर मार्केट है, कैश मार्केट है, मिड कैप स्मॉल कैप है, जहां पर बिकवाली करनी है अगर HNI को और रिटेल को, तो सामने लोकल फंड्स कल के बाद आ जाते हैं क्या? और मेरा ये मानना है दीप कि आएंगे। मेरा ये मानना है। ओहो, ये अच्छी बात है। क्यों आएंगे वो मैं बताता हूँ। अगर कोई रेलवे स्टॉक्स आपको कूद के आप ले रहे थे, आज 15% कल घटे हैं, 10% कल घटे हैं, 5-10% और घट जाते हैं, तो 20-25% नीचे 2 दिन में आपको रेलवे स्टॉक मिलता है, तो बहुत फंड लेने के लिए तैयार बैठे हैं। डिफेंस स्टॉक आपको 15-20% का करेक्शन 2 दिन में दिखाते हैं, तो लेने के लिए भी तैयार बैठे। तो लेकिन ये कि वो तुरंत आज सुबह खुलते 9:15 बजे आ जाए, दोपहर में आए या कल तक आए या सोमवार तक आए, वो कहना मुश्किल है। अगर ये बजट वाली इवेंट आपके सामने नहीं होती, छोटा हफ्ता नहीं होता, मंथली एक्सपायरी नहीं होती, तब तो बहुत कॉन्फिडेंटली आपको आज ही फॉलोअप बाइंग आती हुई दिखती है। मेरा ये समझना है बहुत ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं। अब मैं आपको आज की स्टडी इसीलिए देता हूँ कि जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें पैनिक में बेचने की ज़रूरत नहीं है। गॉट इट। बिल्कुल ठीक है। लगातार इस महीने में कह रहा हूं कि ऊपर में आपको जनवरी की सीरीज में बेचना है। बिल्कुल, मैंने कहा पिछली 2 सीरीज के मुकाबले में पैसा कम बनेगा, धीमे बनेगा और वॉलेटिलिटी रहेगी। ये हमारी जनवरी से पिछले अप्रैल से लेकर पिछले दिसंबर तक 9 महीने तक एक भी बार आपको हिलने नहीं दिया। फर्स्ट टाइम कॉशियस कमेंट्री खाली आपकी जनवरी की सीरीज के लिए आई है, और जनवरी की सीरीज पिछले 5 सालों में -1 से -2% रही है निफ्टी पर। राइट। सो वहां पर कोशिश अभी भी है। कल भी हम ये बात कर रहे थे 21,750 पे आपको शॉर्ट करना चाहिए। एग्जैक्टली हाई कल 21,750 था। हाँ, इतना गिरेगा ये अंदाजा नहीं था, ये ना हमें था ना किसी और को था, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अब आप अगर इन्वेस्टर्स के तौर पे बाजार में पैसा डालने का सोचे थे, 22,124 पे आपको बढ़िया लग रहा था मार्केट, तो आज आपके लिए पैसा लगाने का समय है। आज पैसा लगाने का समय। 25 से 33% पैसा आपका कैश पड़ा है, तो आज जाना चाहिए। ये आपकी सेकंड इंस्टॉलमेंट है। एक इंस्टॉलमेंट में 21,400-500 के आसपास डलवा चुका हूँ पिछली बार के फॉल में। ये दूसरी इंस्टॉलमेंट मुझे याद है सब, मैंने कब डलवाया आपको पैसा। तो एक आपकी 21,400-500 में जा चुकी है, एक ये दूसरी अब जाएगी। अब अगर आज 21 ये कहाँ जाएगी? 20,921-150 की रेंज में, जहां भी ठीक लगे। गॉट इट। इधर ठीक है। बाकी 2 इंस्टॉलमेंट मुझे पता कहाँ डलवानी, टेंशन मत लो, आएगा तो डलवा दूंगा, फुली इन्वेस्टेड करूंगा। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, जहां से घूम जाए वहां से जितना लग गया उतना बढ़िया। ठीक है। बजट तक थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा मार्केट में। पैनिक में खरीदना है, डरना नहीं है। पैनिक में ऐसा लगेगा गया, और उछाल में ऐसा लगेगा लाइफ हाई बना के ही दम लेगा, है ना? हो सकता है। हाँ, ये दोनों चीज फीलिंग आएगी, और फीलिंग गलत नहीं, स्क्रीन देख के वो आती है। एग्जैक्टली। लेकिन बड़ी बात है कि अगर जनवरी की सीरीज में, जनवरी के महीने में आपको ट्रेड करना है, तो इन दोनों के विपरीत ट्रेड करना पड़ेगा, ट्रेंड के विपरीत, अदरवाइज नहीं पैसा बनेगा। ये आपने कहा है जनवरी में, रोज कह रहा हूँ। और मैं बोल रहा हूँ ये आसान काम नहीं है, मैं जानता हूँ आसान काम है, लेकिन जो काम मतलब पैसा कमाना कौन सा आसान काम है किसी जगह की लाइफ में? आप और हम भी 30 दिन मेहनत करते तब जाके सैलरी, तो कौन सा आसान काम है? एग्जैक्टली, है ना? करना ही पड़ता है। तो सब जगह मुश्किल काम है, हर एक पैसा कमाना कहीं आसान नहीं है। सो अगर आप ट्रेंड के विपरीत, हर तरह का मार्केट होता है, जनवरी का मार्केट ट्रेंड के विपरीत ट्रेड करने का है। पहले मार्केट ट्रेंडिंग मार्केट था। सो आपको क्या होता है कि वो वैसे वाला हाल है ना कि आपको
भाई यहाँ आईपीएल खेल के गए, सेंचुरी पे सेंचुरी 50-50 मार रहे हैं और जाकर अचानक से आपको मेलबर्न की पिच पे खेलना है, तो आपको पिच के मिजाज के हिसाब से बदलना पड़ेगा अपने टेक्निक। Yes, sir. ये पिच नवंबर दिसंबर वाली नहीं है, ये जनवरी की पिच अलग है। तो आप अपना मिजाज बदल लीजिए, टेक्निक बदलिए। नीचे 20,900, 21,150 मजबूत सपोर्ट है, 21,450, 21,550 पे हल्की फुल्की रुकावट है। इस रेंज को किसी एक तरफ तोड़ेगा तो बड़ा मुंह आएगा। 21,550 के ऊपर निकल कर टिक गया तो वापस 21,700-800 की रेंज में जाएंगे। 20,920 के लेवल के नीचे जाकर अगर टिक गए तो आप फिर 20,420, 800 आएंगे, वहाँ पे मैं आपको और पैसा लगवा दूंगा। और पैसा और मतलब मेरे हिसाब से मैंने इस साल की कमेंट्री में भी दिया था आपके 20,420, 800 मेरे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। और वहाँ पर तो मैं हो सकता है 50% बचा हुआ सारे ही लगवा दूँ। अच्छा, ये तो 25 तो लगना ही लगना है, कोई डाउट ही नहीं। हाँ। अब वो डिसाइड करेंगे एग्जिट लेवल क्या है, वो 400 पॉइंट की रेंज है, अभी आएगा तब देखा जाएगा, आज तो नहीं आने वाला। आज तो नहीं हाँ, ठीक है। ये है बैंक निफ्टी। हाँ, नो कमेंट्स। नो कमेंट्स। बैंक निफ्टी पे मैं इस बार एचडीएफसी बैंक के बाद से मैं कोई व्यू बनाने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी में अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। और एक क्लैरिटी जरूर है कि अगर बाजार कमजोर होना तो बैंक और बैंक निफ्टी ये लीड करेंगे। अच्छा, अगर मजबूत होना तो इनकी लीडरशिप से नहीं आएगा। नो डाउट इनकी मजबूती जरूरी है, लेकिन प्रॉब्लम है कि बैंक निफ्टी दीप है ना अभी भी कमजोरी के ही संकेत दे रहा है। और समहाउ लोगों का बैंकिंग शेयरों से थोड़ा सा मोह भंग सा हो गया है, थोड़ा मोह भंग है। Correct, तो अभी उनको आईटी अच्छे लगते हैं, फार्मा अच्छे लगते हैं, मेटल अच्छे लगते हैं, सीमेंट अच्छा लगता है, टू सम एक्सटेंट एफएमसीजी ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन बैंक नहीं पसंद आ रहा है। जब पसंद आएंगे तब हम ले लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। सो अभी अपने बैंक निफ्टी पर क्लियर कट डायरेक्शन आने के लिए इंतजार कीजिए। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, आईसीसी के रिजल्ट आ गए, कुछ खास डायरेक्शन नहीं मिला। एक्सिस के रिजल्ट आ जाए, कोई खास डायरेक्शन नहीं मिला। कोटक के रिजल्ट से सो रिजल्ट पे भी मतलब कोई बैंकिंग सेक्टर को डायरेक्शन हम इंतजार कर रहे थे, आईसीसी कोटक एक्सिस के रिजल्ट देख के डिसाइड करेंगे। Exactly. उसके बाद भी वही के वही है, नहीं आ रहा डायरेक्शन, बिल्कुल नहीं आ रहा तो नहीं लेंगे, कौन सा जबरदस्ती है। सो बैंक से एक बार के लिए छोड़ दीजिए, न लॉन्ग करना न शॉर्ट करना, कुछ नहीं करना, जाने दीजिए भाई। अल्टीमेटली ऐसा तो है नहीं कि आपके पास कुबेर का धन है, इतना सारा डाल देंगे मार्केट में, है तो लिमिटेड पैसा। एग्जैक्टली। तो लिमिटेड पैसा जब है तो कहाँ कितना डालेंगे, जितना है उतने डालें। तो आप सिंपली एक काम करिए, अभी एक बार के लिए बैंकिंग शेयरों को साइड में रख दीजिए, नहीं करना है बस। ठीक है, न तेजी करनी न मंदी करनी, गॉट इट, बस बाद में देखेंगे। ठीक है। ऐसे वीकली एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी कल है बैंक निफ्टी की, आज नहीं है। हाँ, वो तो मंथली वाली जो साथ में होती है ना, निफ्टी और बैंक निफ्टी की साथ में, बाद में आगे से अलग भी होने की तैयारी नहीं। अभी तो कल दोनों के साथ में, बराबर कल साथ में, आज नहीं है, राइट। तो आज नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि पिछली वीकली एक्सपायरी पे हमने देखा 2000 पॉइंट फिसला था बैंक निफ्टी। ऑफ कोर्स वो एचडीएफसी बैंक के याद मत दिलाओ वाले थे, कल भी हमने वीकनेस देखी है। ठीक है, तो बैंक्स पे कुछ नहीं करना है, बाकी तो बाजार पे बात करनी है, नतीजे भी हैं, बाकी सब ठीक है, और कोई परेशानी नहीं है। ऑल इज वेल। बताइए फिर। ग्लोबल न्यूट्रल है, एफआईएस के हल्के नेगेटिव है, वो भी न्यूट्रल टाइप ही है, घरेलू फंड्स की न्यूट्रल है, एफएनओ के संकेत न्यूट्रल से पॉजिटिव साइड पर आए हैं। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं बता देता हूँ आपको अभी यहीं पर। बताइए। पुट कॉल रेशियो निफ्टी और बैंक निफ्टी का ओवरसोल्ड है, स्पेशली बैंक निफ्टी का। जी, ठीक है। निफ्टी पर 0.74 ओवरसोल्ड तो नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो देखिए 0.51, ये जरूर ओवरसोल्ड है। सो बैंक निफ्टी कहाँ सपोर्ट लगा, और एक्सिस बैंक के रिजल्ट खराब नहीं है। हाँ, मेरे हिसाब से तो इन लाइन है। एक्सिस बैंक बाजार के साथ ट्रेड करेगा, तो फिर रिजल्ट रिव्यू में मैं बता दूंगा। सो आपके लिए ये है, सेंटिमेंट थोड़ा कोशियस है, ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, बिगड़ा और बदला नहीं। ठीक है। 21,075, 21,200 पहला सपोर्ट जोन है आपके लिए निफ्टी पर। इसके ठीक नीचे 20,900, 21,000 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है, वहां पर आए तो पक्का आपको खरीदना है। 21,350, 21,450 पहली रुकावट की जगह, इसके ऊपर 21,500 से 21,575 प्रॉफिट बुकिंग की जगह बन के निकल कर आती है आपके लिए बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी के मैंने लेवल्स बहुत कॉन्फिडेंस वाले नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, निकाले मैंने पुराने लेवल देख के ही निकाले, ऐसा नहीं कि मैं तो कोई अंदाज से दे रहा हूँ, निकाल के दे। लेकिन मुझे बैंक निफ्टी का मूव कितना बड़ा हो सकता है ये मैग्नीट्यूड नहीं समझ आ रहा नीचे की तरफ। क्या एक्सिस बैंक के बाद कल का लो नहीं टूटना चाहिए, कॉन्फिडेंस नहीं है। लो टूट गया तो क्या बहुत जोर से घटेगा या हल्का फुल्का, वो क्लैरिटी नहीं है। सो मैं वो अंदाज से दे रहा हूँ, मतलब बिना कम क्लैरिटी के साथ में, और वो है 45,425, 44,775, 44,900 आपका सपोर्ट जोन है पहला। कल भी आपने 44,900 के आसपास लो बनाया, 44,886 का,
वो आपका पहला सपोर्ट जोन है। ठीक है दीप, ठीक है। इसके ठीक नीचे 44,475, 44,625 मजबूत सपोर्ट है, ये अगला बड़ा सपोर्ट निकल कर आता है। प्रॉब्लम है कि बैंक निफ्टी में पोजीशंस भी बहुत कम है, तो आप व्यू नहीं बना पा रहे। करेक्ट। एक तो या तो पोजीशंस हो तो व्यू बनेगी, कहाँ सपोर्ट लेगा, पोजीशन भी कम है, लेवल्स भी नए टेस्ट कर रहे तो थोड़ा मुश्किल हो जाता। ऊपर क्या है, 45,425, 45,550 पहली रुकावट की जगह, 45,650, 45,725 अगला लेवल है जहां पर बैंक निफ्टी रुकता हुआ आपको दिखेगा। ठीक है सर, गॉट इट। वैसे पुट कॉल रेशियो तो कम है, बट कल 1% से एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन ऊपर गई, कुछ ज्यादा वैसे एक्शन नहीं है, कुछ खास नहीं है। स्टॉप लॉसेस मेरे ख्याल से 70% प्लस से एफआईएस ने इस सीरीज की शुरुआत की थी, 74 से की 47 पे आ गए, एक डिजिट उल्टा हो गया कर दिए। मिरर है। अब आइए निफ्टी पर स्टॉप लॉस 21,100 का रख लीजिए। 21,150 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मेरे ख्याल से उसके नीचे जाना नहीं चाहिए आज, इसलिए 21,100 का मैंने स्टॉप लॉस रखा है। इंट्राडे क्लोजिंग दोनों, किसी को छोटा रखना है इंट्राडे में तो 21,175 का कल के लो का भी रख सकते हैं स्टॉप लॉस यहाँ पर माफ कीजिएगा, आप टेलर मेड कर सकते हैं जी, अपनी लॉन्ग पोजीशन और रिस्क लेने के हिसाब से आप अपना स्टॉप लॉस कम ज़्यादा कर लें, मुझे कोई एतराज नहीं है। बैंक निफ्टी पे करने की जरूरत नहीं, कल का लो 885 का है, आपको 850 का स्टॉप लॉस दे रहा हूँ, यही धर्मपूर्वक लगा लें। जहाँ पे छेड़छाड़ नहीं करनी, जहाँ पर टेलर मेड आप कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। शॉर्ट साइड पर 21,500 है, निफ्टी पर दूर है, आपको छोटा लगाना तो आपकी जो मर्जी वो लगाओ। डेटा 21,350 के पहले का स्टॉप लॉस कोई नहीं दिखाते, लेकिन 21,350 का लेवल इतना आसानी से मक्खन की तरह कल बैंक निफ्टी ने तोड़ा कि वो स्टॉप लॉस बन नहीं रहा। तो सीधा पहला स्टॉप लॉस 21,450 के पहले का नहीं बनता, इसलिए मैंने 21,500 दिया। आप यहाँ पर अपनी मर्जी से स्टॉप लॉस चेंज कर सकते हो। तो मैं क्लियर बोल रहा हूँ आपको, निफ्टी में लॉन्ग और शॉर्ट दोनों साइड पर आप अपना स्टॉप लॉस खुद टेलर मेड लगा सकते हैं। और इधर बैंक निफ्टी पे शॉर्ट साइड पे स्टॉप लॉस जो है वो 45,725 का, जो कि काफ़ी दूर है, 700 पॉइंट दूर है, उसके पहले है नहीं। इसलिए यहाँ पर भी आप अगर नीचे के लेवल के शॉर्ट हैं तो आप या तो अपनी कॉस्ट का स्टॉप लॉस रखें या जो आपको ठीक लगे स्टॉप लॉस यहाँ पर बदल सकते हैं आप। गॉट इट, ठीक है। चलिए, नई पोजीशंस कैसे बनानी है? खरीदे निफ्टी 21,100 के स्टॉप लॉस के साथ, या अगर आप बहुत कंजर्वेटिव हैं इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखें तो 20,900, 21,150 की रेंज बढ़िया जो मैंने बताया, वहाँ इन्वेस्टर्स के लिए खरीदारी का मौका है। लेकिन यहाँ पर ट्रेडर के तौर पर आप 21,100 के स्टॉप लॉस से खरीद सकते हैं। 21,150 आपका बहुत बढ़िया एंट्री पॉइंट होता है। 21,150 200 की रेंज में मिल गया तो कहते हैं क्या, अगर मिल जाए दिन के दौरान तो वह एक चांस ले लीजिए। 21,300, 350 दो छोटे टारगेट हैं, 400, 450 दो मीडियम टारगेट, 475 से 500 तक के बड़े टारगेट के लिए ये है। ठीक है, अब आइए बेचने की राय, बिल्कुल बेचें। 21,450, 21,550 की रेंज में 100% बेचना चाहिए और ये बढ़िया रेंज है। यहाँ पर आप प्रॉफिट बुकिंग भी करें, लॉन्ग पोजीशन है तो बेच दें, शॉर्ट भी कर सकते हैं। 21,625 का स्टॉप लॉस लगाइए। टारगेट जो बनेगा 21,400, 21,350 का टारगेट पहला होगा। 21,300, 21,250 और 21,200 तक के बड़े टारगेट के लिए करनी है बिकवाली। बैंक निफ्टी में आपको खरीदारी करनी है, अगर एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो कल के लो का स्टॉप लॉस, अदरवाइज नहीं करनी, अदरवाइज नीचे में नहीं करनी है। आज हम बैंक निफ्टी नीचे में नहीं लेना चाहते हैं, बैंक निफ्टी हम एक ही कंडीशन पे लेना चाहते हैं, कल का स्टॉप लॉस ना टूटे तो, कल का लो ना टूटे तो, और वो 44,850 आपका स्टॉप लॉस होगा। टारगेट जो बनेंगे वो होंगे 45,150, 275 दो छोटे टारगेट है, 45,375, 425 दो मीडियम टारगेट है, 45,550, 650 और 700 तक के बड़े फाइनल टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। और जो लोग बैंक निफ्टी बेचना चाहते हैं, जितना 45,700 के आसपास बेच पाए, कहना ही क्या, 425 पे मूड बनाए, अगर दम लगे तो वहां भी दे दो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं 425 पे थोड़ा, 550 पे थोड़ा, 700 पे थोड़ा, 3 टुकड़ों में बैंक निफ्टी बेचना चाहूंगा विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 45,800। ट्रिगर हो गया तो बोल देंगे गलती हो गई, नीचे में बेचना नहीं था, छोड़ दो। लेकिन ये 3 लेवल है जहाँ बेचना चाहिए। टारगेट 45,425, 275, 150, 45,025 और 44,900 तक के बड़े टारगेट के लिए। गॉट इट, ठीक है। चलिए, ये है आपके लिए सारे लेवल्स और आज की स्ट्रैटेजी। दोनों तरफ के ट्रेड्स आज आपको बनेंगे। एक बड़ा डेवलपमेंट हो गया कल की शार्प सेल ऑफ से, 6 स्टॉक्स बैन से बाहर आ गए। 11 स्टॉक्स थे इस महीने में, तो हमने देखा 15 स्टॉक्स तक आ गए थे लिस्ट में, अब सिर्फ 5 स्टॉक्स बचे हैं। 6 कल बैन से बाहर आए, पॉलीकैब, डेल्टा कॉप, IEX, जी, AB फैशन और सेल, ये सारे बैन से बाहर हैं। आज 5 स्टॉक से बैन में IRCTC, बलरामपुर, नैल्को, ऑरेकल फाइनेंस और RBL बैंक, यहां पर रखनी है नजर।
कोई इंपॉर्टेंट लेवल सर वायदा कारोबार के? वायदा कारोबार में दीप 21,200 तुरंत सपोर्ट है आपके लिए। 50 लाख शेयर वहां पर पुट में है, 42 लाख शेयर कॉल्स में है। तो 21,200 मेक और ब्रेक है। 25-30 पॉइंट घट जाए तो डरिए मत, 21,200 से कमजोरी गिनिएगा और 21,300 के ऊपर से हल्की फुल्की मजबूती गिनना है, क्योंकि 21,300 के कॉल पर 40 लाख शेयर है और पुट पर 52 लाख शेयर। तो 21,200 21,300 आपकी इमीडिएट रेंज है। नीचे गए तो 50 पॉइंट इधर 50 उधर, ये आपके लिए निफ्टी के लेवल अभी दिख रहे हैं। 21,150 21,200 सपोर्ट का काम कर लेगा, 21,300 21,350 रुकावट का काम करेगा। ये फिलहाल के डेटा है, फिर आगे देखते हैं क्या बनता है। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, डेटा बहुत छोटे हैं, 20-20 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, तो कोई खास ऐसा बड़े डेटा है नहीं कि जिसके दम पर आप कुछ सोचें सर। ओके, चलिए ये सारे लेवल्स डेटा आपके सामने आ चुके हैं, पर आइए भरपूर स्टॉक्स पर बात करनी है। ढेरों नतीजे आए थे, एक बार पहले रिजल्ट रिव्यू लेते हैं अनिल जी की तरफ से और उसके बाद बाकी लेवल्स की बात करेंगे। पता है जी रिजल्ट रिव्यू क्या कौन कौन से रिजल्ट रिव्यू में शुरुआत में कहाँ से करूँ? पीडीलाइट से करता हूँ। पीडीलाइट के नंबर्स अच्छे हैं दीप, तो वहाँ से अपनी शुरुआत करते हैं। पीडीलाइट में 2480 के स्टॉप लॉस के साथ फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय है। 2575, 2625 और 2675 ये 3 टारगेट है जिसके लिए आपको करनी है खरीदारी। ठीक है, अब आइए क्यों खरीदना है। लंबे समय बाद पीडीलाइट ने ढंग के रिजल्ट दिखाया। लंबा समय हो गया, मैं आंखें तरस गई थी देखने के लिए। हाँ, यस सर। मतलब तो लेकिन पहली बार अब लंबे समय बाद ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बढ़िया है। रेवेन्यू थोड़ा सा कम है, उम्मीद से कोई दिक्कत नहीं। 10.5% के आसपास की वॉल्यूम ग्रोथ, और बढ़िया बात क्या है, गांवों से और छोटे शहरों से वॉल्यूम ग्रोथ आ रही है। बिल्कुल, ये इंपॉर्टेंट है। यस सर। तो छोटी जगह से जो वॉल्यूम ग्रोथ आ रही है वो बहुत बढ़िया है। बाकी हर एक लिहाज से आप देखेंगे तो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बढ़िया आई है। मुझे लगता है कि स्टॉक थोड़ा सा आज कमाल करने की कोशिश कर सकता है। और वैसे भी स्टॉक क्या कल 6% नीचे बढ़ा है, नीचे घटा है, घट के बंद हुआ है। 5 दिन में 9% घटा, तो पिटा हुआ है बेचारा। पूरे साल भर में मालूम पीडीलाइट जैसे इतने ब्लू चिप स्टॉक ने कितने रिटर्न दिए? पूरे -6% एक साल में। तो चला ही नहीं है, क्यों नहीं चला है? और आज ये कमाल कर दे तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। लंबे समय पहली बार मुझे है ना लगा कि हाँ यार ये नंबर पीडीलाइट के हो सकते हैं। गुड नंबर्स, बढ़िया नंबर से यहाँ खरीदा। इसको रिजल्ट रिव्यू में मान ले, स्टॉक ऑफ द डे में जिसमें मान ले, तो बड़े गैप से ना खुले तो खरीदना चाहिए। ठीक है। दूसरा है आपका एल&टी के फाइनेंस के फ्यूचर्स में। यहाँ पर मैं खरीदारी बिकवाली की राय नहीं दे, मैं सिर्फ सपोर्ट दे रहा हूँ आपको। यहाँ पर नीचे की तरफ सपोर्ट जो है 146 का रहेगा, 146, इसको 146 कर दीजिए। 146 का सपोर्ट है और ऊपर में 176 का लेवल है। तो 146 के नीचे कमजोर होना शुरू करेगा, 176 के ऊपर मजबूत होना शुरू करेगा। नंबर्स कैसे वो समझ लीजिए। नंबर्स अच्छे हैं एल&टी फाइनेंस के नंबर। मैंने जो सोचा था उससे काफ़ी बेटर आते हुए दिखे दीप। मैंने नहीं सोचा था कि इतने बढ़िया नंबर दे सकती है कंपनी, उम्मीद से बेहतर है। जो इन्होंने 2026 तक के अपने टारगेट रखे थे वो 2 साल पहले अचीव कर लिए, तो कंपनी ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। रिटेल लोन ग्रोथ, रिटेल बुक इनकी 31% से ग्रो हुई है, जो बढ़िया मानी जाएगी। वहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस आता हुआ दिख रहा है। हर एक लिहाज से मेरे ख्याल से नंबर ठीक है। स्टॉक कोई ज़्यादा एक्शन में रहा भी नहीं है, साल भर में जरूर बढ़ा है, लेकिन पिछले हफ्ते भर में थोड़ा सा ढीला रहा है। इसकी प्रॉब्लम ये कि रिजल्ट्स पे सरप्राइज बहुत दे देता है, इसलिए मैं क्लियर कट बाय सेल की राय नहीं दे रहा हूँ। ऊपर में 176, नीचे में 146, ये 2 लेवल है रेंज के तौर पर जिस पे फोकस करिए। अब आइए एक्सिस बैंक जी। एक्सिस बैंक पे आपको सबको जानने में इंटरेस्ट है, लेकिन रिजल्ट ऐसे है दीप कि एक्सिस बैंक मार्केट परफॉर्मर रहेगा। अच्छा। मार्केट और बैंक निफ्टी चलेगा तो ये बोलेगा मैं भी आपके साथ 1-2% चल पड़ूंगा, और मार्केट और बैंक निफ्टी ढीला रहा तो मैं 1-2% आपके साथ गिर पड़ूंगा। अच्छा, ऐसा मैं अपने दम पे कुछ नहीं करूंगा, ये इस रिजल्ट से पता चल रहा है। कुछ अच्छा है कुछ खराब है। प्रॉफिट थोड़ा सा कम आया, लेकिन कोर बिजनेस एक्सिस बैंक का ठीक है। लेकिन मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है आगे की ग्रोथ आउटलुक को लेकर वो मजेदार नहीं है, थोड़े डरे हुए हैं। ये ठीक वैसे ही डरे हुए हैं जैसे कल आईडीएफसी बैंक वाले डरे हुए थे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक डरा था, वैसे ही एक्सिस बैंक भी डरा हुआ है। तो उनको एक तो लिक्विडिटी थोड़ी टाइट हो रही है, तो थोड़ा उनको लग रहा है कि डिपॉजिट ग्रोथ वगैरह थोड़ा मेंटेन करना मुश्किल होगा। डिपॉजिट ग्रोथ कम होगी तो लोन ग्रोथ कहाँ से आएगी, ठीक है ना। सो आई थिंक थोड़ा सा ना गाइडेंस को लेकर इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, वो एक जरूर है। लेकिन बाकी ओवरऑल ठीक है। तो मैं आपको लेवल्स दे दूँ, सपोर्ट लेवल 1060 के आसपास रहेगा जहाँ पर एक्सिस बैंक में, और नीचे में ऊपर में 1120 के ऊपर फ्यूचर्स निकल के ट्रेड करेगा तो और मजबूत हो जाएगा। 1060 के नीचे से कमजोरी देना शुरू करेगा, ये आपके लिए लेवल। ओके, तो ये है एक और हेवल्स जो जो कि
नंबर्स के हिसाब से कभी एक्शन में मतलब इसकी मर्जी पड़ता है, लेकिन फिर भी हम भी अपनी मर्जी है वो रिजल्ट तो एनालिसिस करेंगे। करेक्ट सर। तो हेवल्स यहाँ पर नंबर्स बहुत ही ढीले हैं, ढीले नहीं बहुत ही, पता नहीं कैसे नंबर्स आते हैं। फिर भी मैं आपको पहले लेवल से दूं, फ्यूचर्स में 1285 पर सपोर्ट है, इसके नीचे और ख़राब होगा, और 1340 पर ऊपर की तरफ जो है हेवल्स में वहाँ पर रुकावट है। तो वैसे देखा जाए तो स्टॉक घटना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम है कि ये घटकर वापस घूम जाता पता नहीं चलता है ना, तो वापस रिकवरी भी इसमें कब आ जाएगी पता नहीं चलता। लेकिन जो नंबर्स है हर एक पैरामीटर पर कमज़ोर हैं, जो इन्होंने एड एक्सपेंसेस बढ़ाए हैं उसका असर इन पर साफ दिख रहा है। 38% साल दर साल एड एक्सपेंस बढ़ के आए, 4% रेवेन्यू का कर दिया। सारे सेगमेंट ढीले हैं, डिमांड में मज़ा नहीं है, डिमांड कमज़ोर है। तो हेवल्स के नंबर देख के मेरा ऐसा मन नहीं करता कि जाके खरीद लूँ। अच्छा, हाँ बिल्कुल भी नहीं करता, नहीं देख, लेकिन ये पिछले बार भी करता था, ऐसे ही करता था। लेकिन अब ये देखते हैं क्या कुछ होता है, पता नहीं, कहना मुश्किल है। कल 4.5-5% नीचे बंद हुआ था, हफ्ते भर में 8% घट गया। तो एक्चुअली खराब रिजल्ट थोड़ा प्राइस में है, इसलिए मैंने शॉर्ट कॉल नहीं दिया। नजर रखिए, ठीक है, नजर रखेंगे। ये है आपके लिए सारे रिजल्ट रिव्यूज, बट ऑफ कोर्स रोज की तरह स्टॉक ऑफ द डे भी आ रहा है एनजी की तरफ से, अभी भी आएगा और 9 बजे भी आएगा। आइए इस समय का स्टॉक ऑफ द डे पहले जान लेते हैं। वैसे तो एक मैं पीडीलाइट आपको बोल ही चुका हूँ कि एक तरह से आप हाँ। भी मान सकते हैं, लेकिन दूसरा एक और है, वो है मैकडोवेल यानी कि यूनाइटेड स्पिरिट्स के फ्यूचर। ये स्टॉक हमारा ऑल टाइम फेवरेट रहा है, बिल्कुल। थोड़ा सा लेट परफॉर्म करना शुरू किया, लेकिन आईटीसी, डीएलएफ, टाटा मोटर्स, इसके साथ हमने मैकडोवेल को भी 800 रुपये से लगातार रिकमेंड किया है। बिल्कुल सर। अब वक्त आ रहा है कि ये स्टॉक धीरे धीरे अपनी री रेटिंग वाली क्लास में जा रहा है। नए मैनेजमेंट के आने के बाद से, वो हिना रंगराजन जी जब से आई तब से कंपनी में के परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट साफ दिख रहा है। देखिए पहली चीज़ तो मैं लेवल दे दूँ, 1080 के स्टॉप लॉस के साथ फ्यूचर्स में खरीदारी करने के आए। ऊपर में टारगेट 1128-1150 के 2 निकल कर आते हैं। रिजल्ट उम्मीद से काफ़ी बेहतर हैं, और बेहतर रिजल्ट होने के पीछे वजह है कि इनकी जो प्रीमियम ब्रांड्स हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, वहाँ पर प्राइसिंग पावर है, मार्जिन अच्छा है, और वो मार्केट एक्सपांड हो रहा है। डिमांड काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही है, और डिमांड बढ़िया होने की वजह 2-3 है। फेस्टिव सीजन था, शादियाँ थी, वर्ल्ड कप था, तो सबने मार्जिन 13.25% से 16.5% के आसपास, ये ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बहुत लोगों को पसंद आएगी। सो मार्जिन जिस तरह और मुनाफा वगैरह, तो डीप ओवरऑल स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक भी कमाल करना चाहिए। तो ये पोर्टफोलियो स्टॉक है जो आपको साल भर के लिए हमें अपने इस पोर्टफोलियो में रखना ही चाहिए। तो आज का स्टॉक ऑफ द डे मैकडोवेल है। 9 बजे 1 या 2 स्टॉक ऑफ द डे और आएंगे। बिल्कुल, कैश मार्केट के स्टॉक पे वहाँ फोकस करूँगा। दूसरा, आपके बजट में सस्ता शेयर, एक आईटीसी काइंड ऑफ। अच्छा, आईटीसी ओहो, काइंड ऑफ वैसा वाला। अरे वाह, आईटीसी मजा आएगा। स्टॉक में क्या हो सकता है? आईटीसी की जैसी भाव वाला जी, आईटीसी जैसी सुस्त, आईटीसी जैसी जिसको कोई देखता ना हो, और हो सकता है उसमें आई भी हो, टी भी हो, सी भी हो। अच्छा, इतने सारे हिंट एक साथ। चलिए जल्दी से गैस करके मुझे बताइए। मैं जिन के सही जवाब आएंगे मेरे पास 9 बजे, मेरा आपके बजट में सस्ता शेयर कौन सा हो सकता है, सारे क्लू मैंने दे दिए। हाँ, और जल्दी से इसको काट के ना एक बार डाल दीजिए सोशल मीडिया पे। जैसे अच्छा ये लोग भी, हाँ आप लोग भी लगाओ। मेरी टीम भी चालू हो गई है। जैसे नूपुर से मत पूछना, उसको थोड़ा आइडिया है लगता है। अच्छा, हाँ थोड़ा अंदाजा है उसको, ध्यान रखिएगा, क्योंकि कुछ डेटा मांगे थे ना मैंने। बाकी लोग अंदाजा लगाएं। मतलब आईटीसी काइंड ऑफ स्टॉक, जिसमें आई भी हो सकता है, टी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, सब हो सकते हैं। उन्हीं की तरह सुस्त है, उसी की तरह के भाव वाला स्टॉक है। मैंने गेस कर लिया। आप नहीं करेंगे तो फायदा क्या इतने साल साथ में बैठने का। पर गेस आपको करना है, जल्दी से गेस करिए, ट्वीट करिए, बताइए हमें कौन सा हो सकता है शेयर। 9 बजे देंगे अनिल जी आपको। आइए फिर बाकी स्टॉक्स और सेक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं, खबरें, नतीजे और साथ ही आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट्स। नुपुर, अरमान और आशीष हैं तैयार। नुपुर, मॉर्निंग बताएं, ट्रिगर्स खबरें आज कौन कौन सी हैं? गुड मॉर्निंग। नतीजों का सीजन है तो बजाज ऑटो, टेक महिंद्रा और टाटा स्टील के आज नतीजे आने वाले, तो यहाँ फोकस रहेगा। एफएनओ में कैनरा बैंक, कॉनकोर, एक्साइड, टीवीएस मोटर्स, बिरलासॉफ्ट, आईओसीएल, डालमिया भारत, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, डीएलएफ और लॉरस लैब के भी आज नतीजे आते हुए दिखेंगे। और कैश की सूची भी लंबी है, जिसमें से उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, रेलटेल, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज, सीएम इन्फो सिस्टम जैसे नाम आपको नजर आएंगे। कैबिनेट की बैठक है 10:30 बजे, यहाँ फोकस करके चलेंगे। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, बोर्ड
बोर्ड बैठक में राइट्स इशू के टर्म्स पर आज विचार होगा और अनाउंसमेंट आते हुए दिखेगा। बोर्ड ने ऑलरेडी 5,000 करोड़ के राइट्स इशू को अप्रूवल दिए पहले। चंबल फर्टिलाइजर बायबैक की जो प्रक्रिया है वो आज से शुरू हो जाएगी। 31 जनवरी तक ये रहेगी। करीबन 1.5 करोड़ शेयर इसमें दिए जाएंगे 450 के भाव पे टेंडर ऑफर के जरिए। आईपीओ के लिहाज से ई पैक्ट यूरोपल का दूसरे दिन का अपडेट बता देती हूँ। आज ये बंद होने वाला है। अब तक देखें तो करीबन 4.25 गुना बढ़ते हुए दिखा है। क्यूआईबी में 17% दिखेगा, एनआईआई में 8 गुना बढ़ते हुए नजर आए और रिटेल में 4.25 गुना का सब्सक्रिप्शन आया। और लास्ट में नोवा एग्री, इसको अच्छा रिस्पांस मिला है। पहले दिन करीबन 10 गुना यहाँ पर सब्सक्रिप्शन आते हुए दिखा। एनआईआई में 14.5 गुना और रिटेल देखें तो आपको 13.25 गुना सब्सक्राइब होते हुए दिखा है और आज इसका दूसरा दिन है। चलिए, आईपीओ मार्केट में तो भरपूर एक्शन है ही, नतीजे भी भरपूर आ रहे हैं। अरमान, मॉर्निंग बताइए कौन कौन से इंपॉर्टेंट नतीजे हैं? जी बिल्कुल, नतीजों में सबसे पहले इंडस टावर, यहाँ पर अनुमान से बेहतर नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 0.9% बढ़कर आई है। मार्जिन्स जो हैं वो भी इंप्रूव होकर आते हुए दिखे, अनुमान जो था उससे बेहतर आते हुए दिखे हैं। और ये तीसरा कंसेक्यूटिव क्वार्टर है जहाँ पे रिकॉर्ड टावर एडिशंस होते हुए दिखे हैं। महानगर गैस बेटर देन एस्टिमेट्स यहाँ पर भी है। आय लगभग 0.1%, अब लगभग फ्लैट ही आती हुई दिखी है। मार्जिन्स में आपको देखेंगे अनुमान से बेहतर मार्जिन्स आते हुए दिखे हैं। 26.7% के अनुमान था, 28.6% पर आते हुए दिखे हैं। और उसी के चलते अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर पीएनजी या सीएनजी वॉल्यूम्स में भी देखें तो वहाँ पर भी आपको बढ़ती हुई दिख रही है। कर्नाटका बैंक एनआईआईज यहाँ पर 1% गिरकर आते हुए दिखे हैं। प्रोविजंस 13% गिरकर आए हैं। निम्स में गिरावट आती हुई दिखी आपको, आया 3.81% से गिरकर 3.46% पर आते हुए दिखे हैं। केआई इंडस्ट्रीज नतीजे आपको बढ़िया दिख रहे हैं। आय लगभग 15.6% बढ़कर आई है। अगर आप बात करें मुनाफे की तो मुनाफा भी आपको लगभग 17% बढ़ के आता हुआ दिखा है। कामकाजी मुनाफा भी 19% बढ़कर आता हुआ दिखा है। ग्लेनमैक लाइफ साइंस यहाँ पर आय लगभग 6% बढ़कर आई है। मार्जिन्स 26.8% से इंप्रूव होकर 30% पर आते हुए दिखे हैं। और उसी के साथ साथ एपीआई की सप्लाई के लिए लंबी अवधि का करार भी किया है उन्होंने FY23 में, जिसका कमर्शियलाइजेशन होने की उम्मीद है। और अंत में JSW एनर्जी पे अगर आप बात करें तो आय 13% बढ़कर आई है। मार्जिन्स 27.8% से इंप्रूव होकर 43.6% पर आते हुए दिखे हैं। और मुनाफे की बात करें तो वहाँ पर 24% का उछाल। ओके, नतीजे नुपुर बताएं आपके पास कौन से हैं? पूर्वांकरा के साथ शुरुआत करते हैं। अच्छे नतीजे यहाँ पे कंपनी ने दिए। Q3 के रेवेन्यू में करीबन 46% की ग्रोथ आती हुई दिखे। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखे तो 80% की ग्रोथ यहाँ पर भी नजर आएगी। मार्जिन्स भी 28% से बढ़ के 35.5% हो गए। मुनाफे में 3 गुना बढ़त आती हुई नजर आई है। रूट मोबाइल यहाँ पे नतीजे काफ़ी कमज़ोर दिखेंगे। आय हालांकि फ्लैट ग्रोथ यहाँ पे रही है, लेकिन कामकाजी लेवल पे मुनाफा 2.5% से गिरकर आते हुए दिखा है। मार्जिन्स 12.6% से घट के 12.2% हो गए और मुनाफा देखे तो 114 करोड़ के आसपास आते हुए नजर आया। सोना BLW यहाँ पे आय में 16% की ग्रोथ आपको दिखेगी। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रही है। कामकाजी लेवल पे मुनाफे में भी 32% की ग्रोथ यहाँ पे आते हुए दिखी। मार्जिन्स में 300 बेसिस पॉइंट का उछाल आपको दिखेगा। 30% के मार्जिन्स पहुंचे और मुनाफे में भी 25% की ग्रोथ आती हुई नजर आई है। नेटवेब टेक्नोलॉजीज यहाँ पर भी नतीजे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आय में 40% की होते हैं। मार्जिन 17% थे पिछली बार, हालांकि यहाँ पे थोड़ी कमजोरी नजर आ रही, लेकिन मुनाफे में 18% की ग्रोथ आती हुई दिखे। टानला प्लेटफॉर्म्स कंपनी की आय में 1% की गिरावट है। कामकाजी लेवल मुनाफे में भी देखें तो 2% की कमजोरी नजर आएगी। मार्जिन 19% के रहे और मुनाफे में भी 2% की कमजोरी आती हुई दिखी। और लास्ट में माना इंडस्ट्रीज जहाँ पे मिलाजुला प्रदर्शन आते हुए नजर आया। कंपनी की आय में 27% की ग्रोथ है। कामकाजी लेवल पे मुनाफा 10% से बढ़कर आते हुए दिखा है। मार्जिन 9% से घट के 8% के रह गए और मुनाफा देखें तो आपको 16% की गिरावट यहाँ पर भी आती हुई दिखेगी। कंपनी ने कहा है 250 करोड़ तक जुटाने को मंजूरी मिल गई है। बोर्ड से इक्विटी, QIP और राइट्स इशू के जरिए फंड्स जुटाए जाएंगे। ओके, ये है सारे के सारे नतीजे। अरमान, कुछ खबरें भी हैं आपके पास, बताएं। जी बिल्कुल, खबरों में सबसे पहले लुपिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि एक टैबलेट की बिक्री की अर्जी को शुरुआती मंजूरी मिलती हुई दिखी है। और कंपनी जो है पीथमपुर प्लांट में इस दवा बनाएगी। और US में इस दवा का अगर कारोबार देखें तो लगभग 60,600 करोड़ के आसपास का है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर रिपोर्ट है कि लगभग 1217 करोड़ के NPA को बेचने के लिए बैंक ने बिड्स जो हैं वो मंगवाई हैं और 13 फरवरी तक बिड करने की आखिरी तारीख है। जोमेटो पर भी ध्यान रखना है क्योंकि रिपोर्ट्स यहाँ पर भी है, जहाँ पर स्विगी ने प्लेटफॉर्म फीस जो
5 रुपये थी उससे बढ़ाकर 10 कर दी, और ये कुछ सेट ऑफ यूजर्स, जो स्मॉल सेट ऑफ यूजर्स हैं, उनके लिए ये प्लेटफॉर्म फीस बढ़ाते हुए दिखे हैं। और अंत में BLS इंटरनेशनल, यहाँ पर कंपनी की सब्सिडरी BLS ई सर्विसेज ने RHP फाइल किया है। ओके, ये है आपके लिए सारी की सारी आज की खबरें। आइए ब्रोकरेजेस पर भी डालते हैं नजर FIR में। मॉर्निंग आशीष, बताएं टॉप रिपोर्ट्स पहले आज की। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले देखिए एक्सिस बैंक यहाँ से करते हैं शुरुआत। नतीजों के बाद ढेर सारी रिपोर्ट्स आई हैं। अब JP मॉर्गन की रिपोर्ट देखिए, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस 1100 रुपये से बढ़ाकर 1225 कर दिया है। 1090 रुपये के करीब का भाव चल रहा है। और इनका मानना है जेफरीज का कि जो आंकड़ा आपको NII और NIM का देखने को मिला है वो थोड़ा सा जो है कमज़ोर यहाँ पर देखने को मिला, लेकिन क्रेडिट कॉस्ट जो है वो घटा है। और इसके चलते अगर आप देखें तो वैल्यूएशन के लिहाज से भी ये स्टॉक जो है ICICI बैंक की तुलना में इन्हें तकरीबन 20% सस्ता लग रहा है, तो यहाँ पर फोकस करेंगे। सिटी भी खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए हैं और जो लक्ष्य है वो 1380 रुपये से घटाकर केवल 1370 रुपये कर दिया है। पिडिलाइट यहाँ पर आपको एक्शन बढ़िया देखने को मिल सकता है क्योंकि JP मॉर्गन की तरफ से आई है अच्छी रिपोर्ट, जहां पर रेटिंग को कर दिया गया है डबल अपग्रेड। पहले अंडरवेट की रेटिंग थी, अब ये ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं। और टारगेट प्राइस में भी देखिए काफ़ी बढ़िया बढ़ोतरी की है। 2350 रुपये से लक्ष्य को बढ़ाकर 2900 रुपये का टारगेट दिया है। और ये मान रहे कि जिस प्रकार की वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिली है अच्छी खासी है। और साथ में आप देखिए कि अब तक के स्टॉक ने निफ्टी को अंडर परफॉर्म किया और सभी टाइम फ्रेम में किया, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ्स में। और वैल्यूएशन में भी थोड़ा सा मॉडरेशन आया है, इसी के चलते इन्होंने EPS के फोरकास्ट में भी बढ़ोतरी की है। गोल्डमैन सैक्स खरीदारी की राय को बरकरार रखे और टारगेट प्राइस 2725 रुपये से बढ़ाकर 2850 कर दिया। मैक्वारी हालांकि अभी भी अपने बेरिश व्यू पर बरकरार है, अंडर परफॉर्म की रेटिंग के साथ 2300 रुपये का टारगेट दिया है। यूनाइटेड स्पिरिट्स यहाँ पर देखिए JP मॉर्गन की तरफ से न्यूट्रल की रिपोर्ट है, 1150 रुपये का टारगेट दिया है, 1108 रुपये के करीब का ही भाव चल रहा है। लेकिन कमेंट्री अच्छी है, मान रहे कि जिस प्रकार से अगर आप देखें तो इनके अनुमान से और कंसेंसस के अनुमान से भी नतीजे काफ़ी बढ़िया यहाँ पर देखने को मिले। रेवेन्यू ग्रोथ पिछले साल के मुकाबले 7.5% की देखने को मिली है। मैक्वारी अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं, 870 रुपये का टारगेट दिया। और MGL यहाँ पर भी रखेगा खास नज़र क्योंकि रिपोर्ट आई है सिटी की तरफ से, जहाँ पर खरीदारी की राय के साथ टारगेट प्राइस जो है 1390 रुपये से बढ़ाकर 1480 रुपये कर दिया है। 1312 रुपये का भाव चल रहा है। और ये मान रहे कि Q3 काफ़ी सॉलिड देखने को मिला है, एबिटा में ग्रोथ अच्छी देखने को मिली है। और जो एबिटा है इनके अनुमान से 20% बेहतर देखने को मिला है, इसके चलते MGL फोकस में रहेगा। जेफरीज खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए 1450 के टारगेट के लिए। बढ़िया है। और कौन सी रिपोर्ट है आशीष? पांचो L&T फाइनेंस यहाँ पर रिपोर्ट आई है, मॉर्गन स्टैनली की तरफ से अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। 160 रुपये का भाव, अभी भी 129 रुपये का ये टारगेट दे रहे हैं। REC कल बाजार के दौरान नतीजे आए थे, CLA से खरीदारी की राय दे रहे हैं, 510 रुपये का लक्ष्य दिया है, 435 रुपये का भाव चल रहा है। और मान रहे हैं कि लोन ग्रोथ पिछले साल के मुकाबले 21% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली, तो इन्हें पसंद आ रहा है। भारतीय एयरटेल मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं, 1158 रुपये का भाव, 1015 रुपये का टारगेट दे रहे हैं। और ये मान रहे कि कंपनी ने कुछ प्रीपेमेंट किए हैं 2015 में जो स्पेक्ट्रम ऑक्शंस हुए उसके, तो इसके चलते FY25 की अर्निंग्स में 1% का इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। हीरो मोटोकॉर्प CLA से आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं, 4964 रुपये के टारगेट के लिए 4444 रुपये का भाव चल रहा है। और ये मान रहे कि प्रीमियम सेगमेंट में जो लगातार नए लॉन्चेस हो रहे हैं, एक्सट्रीम 125R और Mavic 440, और इनकी प्राइसिंग रेंज भी आप देखिए काफ़ी अट्रैक्टिव है, तो इसका एक बेनिफिट देखने को मिलेगा। जेफरीज खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए हैं और लक्ष्य इन्होंने जो है काफ़ी अच्छा बढ़ाया है, 4800 रुपये से अब 5325 रुपये का टारगेट दे रहे हैं। टाटा एलेक्सा यहाँ पर रिपोर्ट आई है, मॉर्गन स्टैनली की तरफ से अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है और जो लक्ष्य 7500 रुपये से घटाकर 7300 रुपये कर दिया है। JP मॉर्गन लंबे समय से बेरिश है, अभी भी अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 6000 रुपये का टारगेट दिया है। सोना BLW प्रिसीशन यहाँ पर CLA से आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हुए, टारगेट 578 रुपये से बढ़ाकर 642 कर दिया है। सिटी इनसे ज़्यादा बुलिश है, यहाँ पर 665 रुपये का टारगेट दे रहे हैं। KEI इंडस्ट्रीज HSBC खरीदारी की राय दे रहे हैं 3500 रुपये के टारगेट के लिए। JK सीमेंट यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा पॉजिटिव एक्शन देखने को मिल सकता है क्योंकि जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट है, बढ़िया रिपोर्ट है, जहाँ पर रेटिंग को कर दिया गया है अपग्रेड। पहले होल्ड की रेटिंग थी, अब ये खरीदारी की राय दे रहे हैं और टारगेट प्राइस 4600 रुपये से बढ़ाकर 4610 रुपये कर दिया है। 3948 रुपये का भाव है। मान रहे कि इंडस्ट्रीज में सबसे बेहतर परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको देखने को मिला और इसी के चलते इन्होंने एबिटा के फोरकास्ट में 5 से लेकर 12% की बढ़ोतरी की है। और अंत में ओबेरॉय रियल्टी, जहाँ पर कल नतीजों के बाद एक्शन भी
जबरदस्त देखने को मिला था। जेफरीज होल्ड की रेटिंग दे रहे हैं और टारगेट प्राइस 1375 रुपए से घटाकर 1341 कर दिया है। ओके, तो ये है ढेर सारी रिपोर्ट जिन पर दिखेगा आपको आज भरपूर एक्शन। इसी एक्शन को आगे बढ़ाने के लिए एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल है हमारे साथ तैयार। वक्त है पिक ऑफ द डे का। अमरीश सर, गुड मॉर्निंग की शुरुआत आप करें, बताएं सर आज का आपकी पसंद का शेयर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीप। मेरा आज का पिक है HDFC लाइफ। अमंग द लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है, 19.8% मार्केट शेयर है और नंबर 2 है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल न्यू बिजनेस प्रीमियम रिसीव्ड। AUM करीब 2.8 लाख करोड़ का है। 13 मंथ परसिस्टेंसी करीब 86% है, विच इज एक्सट्रीमली गुड। 2 लाख से ज़्यादा इनके एजेंट्स हैं, 90 बैंक का पार्टनरशिप्स है। HDFC बैंक्स के ब्रांचेस के अलावा उनके अपने करीब 500 ब्रांचेस है। फोकस है टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ और टाउन्स पे। Q3 के अर्निंग्स थोड़े डिसअपॉइंट किए थे, इसीलिए ये स्टॉक करेक्ट किया है। आई थिंक इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि सुपीरियर प्रोडक्ट मिक्स और स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ग्रोथ इसको ड्राइव करेगा आगे जाके। और इंडिया अभी भी अंडर इंश्योर्ड मार्केट है विद जस्ट अबाउट 3.2% पेनिट्रेशन। नेक्स्ट 10 साल में इंश्योरेबल पॉपुलेशन नियरली डबल हो जाएगा टू नियरली 100 करोड़। तो HDFC अभी कोट कर रहा है एट लेस देन 2 times एम्बेडेड वैल्यू ऑफ FY26 और एक्सपेक्टेड EPS फॉर FY26 करीब 10.5 का है। तो यहाँ मेरा टारगेट बनता है करीब 750 का। 750 के लक्ष्य के लिए HDFC लाइफ में करें खरीदारी, ये स्टॉक है पसंद अमरीश को। आइए हिमांशु जी की पसंद का शेयर भी जाना जाए। गुड मॉर्निंग सर, बताएं। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीप, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनिल जी, देखिए जो कल सेकंड लेग ऑफ डिक्लाइन स्टार्ट हुई हमारे बाजारों में, मुझे लगता है कि वो अभी थोड़ी और बाकी है। मंथली एक्सपायरी के चलते हो सकता है आज का दिन एक कंसोलिडेशन दे, बट मुझे ऐसा लगता है कि 21,000 और 20,900 तक काफी हाई चांसेस है कि निफ्टी सपोर्ट टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। तो थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखें। काफी अनिल जी ढूंढ काफी कोशिश करने के बाद फाइनली एक स्टॉक लॉन्ग साइड का समझ आया, जो कि मुझे लगता है कि थोड़ा सा तेजी दिखा सकता है। फार्मा सेक्टर में अच्छी स्ट्रेंथ कल बनती हुई नजर आ रही थी और मुझे लगता है जाइडस लाइफ यहाँ पर एक स्टॉक है जो कि अगर आज बाजार ने थोड़ा सा मौका दिया, थोड़ी सी कंसोलिडेशन मोड में आए, तो इस स्टॉक में थोड़ी तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। जाइडस लाइफ आज के लिए खरीदारी करके चलने की सलाह है। 729 रुपए के आसपास स्टॉक बंद होता हुआ नजर आया है। 723 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर 742 और 745 के 2 टारगेट्स जाइडस लाइफ में आते हुए नजर आ सकते। ओके, काफी मेहनत की है, जैसा कि हिमांशु जी दावा कर रहे हैं कि बहुत ढूंढने के बाद एक स्टॉक ढूंढ मिला है। अच्छी बात है कि जो दोनों स्टॉक मिले खरीदारी के, दोनों में लाइफ है। हाँ, जिंदगी बची है अभी, जिंदगी है। HDFC लाइफ और जाइडस लाइफ। हाँ, लेकिन हिमांशु जी मेरा सवाल आपसे एक मासूम सा है, और बड़े दिनों बाद मेरा मासूम सा सवाल आया है, वैसे आजकल आता नहीं है। इतनी मेहनत की आपने एक ढूंढने के लिए स्टॉक, तो 2 4 5 शॉर्ट वाले कौन ढूंढ लेते, आराम से मिल रहे थे। अनिल जी संभावना मुझे मजा नहीं आता इक्विटीज शॉर्ट करा के ना, मतलब संभाव मेरे अंदर मैं तेजी के ही मौके ढूंढता हूँ अपार्ट फ्रॉम इंडेक्स। तो चाहकर भी मैं तेजी। आपको क्या लगता है कि आशु जी 9:15 बजे के बाद ही चैनल देखते हैं, 8 बजे 8:30 बजे नहीं देखते? आपको मंदी के स्टॉक ढूंढने में मजा नहीं आता? आशु जी कृपया इसका संज्ञान लें। और अगर न ले पाए आशु जी, किसी वजह से इस वक्त बिजी हो, तो कुणाल जी आपकी जिम्मेदारी है, ये रिकॉर्डिंग वहां तक पहुंच जानी चाहिए। सुन लिया ना कुणाल जी आपने? अनिल जी सुन लिया मैंने, और अनिल जी अब सुनने को बहुत कुछ मिलेगा हमारे हिमांशु जी को। तो अनिल जी आज का दिन उनके लिए अनिल जी अलग अक्षरों में लिखा जाएगा उनके इतिहास में। मैं इस पर एक्शन और रिएक्शन दोनों देखना चाहता हूँ जी हिमांशु जी। अनिल जी एक और कारण क्या है शॉर्ट स्टॉक्स ना ढूंढने का? अब कोई कारण नहीं, नॉट एक्सेप्टेड। नहीं अब चाहिए, अब नहीं चाहिए, अब कोई नहीं। अब तो वो सब एक्सप्लेनेशन आशु जी माने तो ठीक, उनको दीजिएगा, हम तो नहीं लेंगे। आइए, तैयार है बंसल जी भी हमारे साथ। बंसल जी सुप्रभात, बताएं सर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात हिमांशु जी, आप घबराएं मत, मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ। आप और मेरे में 2 चीजें कॉमन है। एक तो मैंने भी कल काफी काम करा है और मेरे पास तो मोर देन 1 कॉल है, मैं वो दे नहीं रहा हूँ। और दूसरा क्या है, कल मैंने भी एक नई अंग्रेजी का वर्ड सीखा जिसका आपने अभी प्रयोग करा कि मैं कॉशियस हूँ, कॉशन हूँ। तो कल वो हमारे आए थे ना, वो
मित्र जो कह रहे थे आई एम कॉशियस बुल और काफी कुछ अंग्रेजी के नए वर्ड सीख के गए, हाँ। तो कल मैंने और आपने नए कुछ अंग्रेजी के वर्ड भी सीखे हैं और मैंने भी अनिल जी काफी काम करा है। बट मैं तेजी का कॉल नहीं दे रहा हूं अनिल जी। तेजी में तो मुझे रैलीज काफी अच्छा लगता है, रिजल्ट भी अच्छे आए हैं, बट आई एम वेटिंग 267 268 के लेवल्स को डिसाइसिवली निकाले, तब यहाँ पर खरीदारी की राय देंगे। तो जो भी सुन रहा है 267 के लेवल जब रैलीज तोड़े तब खरीदना है। और आशु जी से बिल्कुल भी घबराए मत, चाहे वो टीवी देख रहे नहीं देख रहे, मैं आपके साथ हूँ, डरने की जरूरत नहीं है। और मैं आपके साथ हूं तो समझो कि मेरा जूनियर पार्टनर कुणाल जी भी आपके साथ है, घबराए मत हिमांशु जी। अच्छा तो कॉल तो दो, सब इतना भाषण तो दिया, बाकी क्या एक्शन किधर? अनिल जी मैंने तो कल हिमांशु जी से ज्यादा काम करा है अनिल जी, वो तो लड़खड़ा दी आवाज में एक कॉल दे गए हैं जाइडस लाइफ, और इसको अनिल जी बिल्कुल कॉल नहीं माना चाहिए। जाइडस, नेस्ले, दीज आर नॉट पिक ऑफ द डे वाले स्टफ नहीं है ये। तो मैं लाया हूं अनिल जी एबी कैपिटल, यहाँ पर एक नीट क्लीन क्लियर ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। 163 के अराउंड है, 168 का स्टॉप लॉस है, 155 के टारगेट के लिए एबी कैपिटल को बेचना है। और एक चीज अनिल जी और बोलना चाहूंगा, भैया स्टॉप लॉस दिया हुआ है, कल वो ब्लैक डायमंड दिया था तो लोग अनिल जी ट्रेड तो लेते नहीं है। बस व्हाट हैपेंड टू राकेश जी इज ब्लैक डायमंड, अरे ब्लैक डायमंड तो अनिल जी का है, मैंने तो कोल इंडिया का नया नाम यूज करा था, स्टॉप लॉस हिट हो गया उसका, और आज भी पता नहीं स्टॉप लॉस हिट होता है कि नहीं होता है। बट एक ब्रेकडाउन है और बिकवाली की राय है ऑन एबी कैपिटल। ओके, एबी कैपिटल बिकवाली की राय लेके हिमांशु जी, मेरी राय आपको ये है कि आप बंसल जी पे जरा भी भरोसा न करें। आपको पूरा ज्ञान दिया, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, ये वो फलाना ढिमका सब, और खुद दे गए शॉर्ट कॉल। अगर इतने साथ खड़ा होना था तो आपकी तरह एक बाई कॉल निकाल के देते हैं। तो इसलिए ये क्या, ये सब कहने की बातें है। बाकी और ज़्यादा आपको समझना हो तो किसी से एक साथ अलग से कुणाल जी के साथ बैठ के चाय पे चर्चा करें। बंसल जी को साथ में न रखें, कुणाल जी के साथ बैठ के करें, आपको जमीनी हकीकत पता चल जाएगी। आइए, विश्वेश जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग विश्वेश जी, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी। मेरा भी एक मासूम सा सवाल बंसल जी के लिए है। अनिल जी, ये हम जनरली देखते हैं कि आज मैंने काम किया, इसका सर जो बैरोमीटर है जज करने का, ये परफॉर्मेंस ड्रिवन होना चाहिए या फिर ये नंबर ऑफ ट्रेड ड्रिवन होना चाहिए? अगर हम स्कूल की बात करें अनिल जी, तो जो बच्चा पूरे साल पढ़ता है उसको पढ़ाकू कहा जाता है, लेकिन एंड में जो रिजल्ट लेके जाता है वही माना जाता है कि सबसे ज्यादा मेहनत की थी। तो क्या इसका बैरोमीटर नंबर ऑफ ट्रेड से ज्यादा आउटकम होना चाहिए? बहुत ही सवाल है, क्वेश्चन ये आपसे रहेगा। हाँ, मेरे से सवाल है, बहुत बढ़िया। देखो, अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो इट इज मोर इम्पोर्टेंट दैट यू शुड बी वर्किंग। अगर आप जॉब में हैं तो इट इज मोर इम्पोर्टेंट यू शुड परसीव टू बी वर्किंग। जी बंसल जी कुछ कहना चाहते? जी बंसल जी। देखिए अनिल जी, पहली बात तो ये है कि जो हमारे मित्र विश्वेश जी ने बोला ना, एक मासूम सा सवाल है, तो पहली बात ये है, ये मासूम सवाल नहीं अनिल जी, ये इंटेलेक्चुअल सवाल है जिसका आपने इंटेलेक्चुअल एक तरीके से आंसर दिया। मासूम सवाल ऐसा होता है कि ये जो कुणाल जी की टाई है, ये विश्वेश जी के कोट के कपड़े से बनी है कि विश्वेश जी का कोट जो है कुणाल जी के टाई के कपड़े से बना है, ऐसे सवाल मासूम होते हैं। जो विश्वेश जी आपने पूछा है वो इंटेलेक्चुअल सवाल है। तो सवाल पे सवाल उठ गया है, जवाब तो दूर की बात है। चलिए, बहुत बढ़िया। आइए विश्वेश जी, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। अनिल जी, देखिए मुझे लगता है कि मार्केट में एक ब्रेकडाउन है, और आई थिंक कंसिस्टेंटली दिसंबर के एंड से जैन के स्टार्ट में मेरा ये स्टैंस रहा है कि फर्स्ट वीक टू लास्ट वीक ऑफ जो जैन रहता है वो जनरली प्रॉफिट बुकिंग रहता है, और ये सीजनलिटी ने हमेशा से दर्शाया। अगर आप निफ्टी का या लॉन्गर चार्ट रखेंगे तो आपको समझ में आएगा सीरीज ऑफ टॉप्स जो है, एटलीस्ट इफ नॉट मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म, लेकिन शॉर्ट टर्म टॉप्स बनते हैं ये ड्यूरेशन में, स्पेशली जब हमने प्रीसीडिंग वीक्स में बहुत अच्छी रैली देखी होगी। तो कल का करेक्शन अगर मैं देखूं तो कोई रीजन से ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि इट वाज मोर ऑफ अ कैस्केडिंग इफेक्ट। और अनिल जी, एक बहुत सा, मैं फ्राइडे को आशु जी से मेरी बात हो रही थी और मैंने आशु जी को एक मैसेज शेयर किया जो शायद आशु जी ही बोल सकते हैं क्योंकि वो प्रिविलेज उन्हीं को है। एंड समवेयर अनिल जी, अगर आप NSE 500 उठा के देखो तो आपको लगेगा हर स्टॉक 20% ऊपर है। हर मेरे जो फ्रेंड हैं जो मार्केट में थे ही नहीं, जो शायद म्यूचुअल फंड ही कर रहे हैं, वो ऑल ऑफ अ सडन डायरेक्ट
कलेक्ट करना चाहते हैं, मेरे इंस्टाग्राम को देखते हैं कि भैया तूने स्टॉक किया था 70% चल गया, अब मैं ले लूं क्या? तो अनिल जी, इफ नॉट यूफोरिया देन मुझे ऐसा लगता है इट वाज अ गागा। और हमने मंडे को जब इतनी बड़ी इवेंट अनफोल्ड होते हुए देखा, जो शायद जैसे हमारे ऑनरेबल पीएम ने कहा हजारों साल तक याद रखी जाएगी, मुझे ऐसा लगता है एक ऐसा माहौल था जहां कोई स्मार्ट बंदा है वो ऐसे सोचता है यार मैं अगर इसको अपने आप को इससे डिस्कनेक्ट करके देखूं तो शायद ये एक बहुत ज्यादा साउंड एनवायरनमेंट है जहां पे मुझे लगता है रीजनेबल होना चाहिए। वो प्रॉफिट बुकिंग कास्केड हुई है। तो अनिल जी, चार्ट डैमेज्ड हुए हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के, तो यहाँ पे जो स्टैंड है वो कंजर्वेटिव रहना चाहिए। दो आई बिलीव विथ यू कि बजट तक शायद हम वापस सेम सिचुएशन में आ जाएंगे, तो थोड़ा कंजर्वेटिव रह के मैंने स्टॉक चुना है और स्टॉक मैंने बाई साइड ही चुना है। लेकिन ये स्टॉक इन माय ओपिनियन अभी तक चला नहीं है और आपके भी रडार पे रहा है। स्टॉक का नाम है असीलिया सॉल्यूशंस इंडिया। अनिल जी 1775 का क्लोज है। मैंने पास में भी रिकमेंड किया है। मुझे ऐसा लगता है अनिल जी रीजनेबली प्लेस्ड है कंपेयर टू एंटायर आरटी पैक। आपका जो पिक ऑफ द ईयर था ओरेकल फाइनेंस, मैंने भी लास्ट वीक दिया था, उसके बाद हमने 60-70% का रैली देखा। मुझे ऐसा लगता है ये स्टॉक भी अंडर वैल्यूड है। 21 के पी पे मिल रहा है अनिल जी, 2600 करोड़ का मार्केट कैप है, ब्यूटीफुल बिजनेस मॉडल है, रीजनेबली सेफ बेट मानूंगा और बहुत सॉलिड टेक्निकली प्लेस्ड है। तो 1775 का क्लोज है अनिल जी। मुझे ऐसा लगता है ये स्टॉक में अगर गिरावट आती है आज और 1700 तक भी मिलना है तो इसको खरीदना चाहिए। रुझान थोड़ा सा लंबा रखेंगे और मेरा इसमें एक मात्र ऊपर का टारगेट रहेगा 2000 रुपए का। टाइम फ्रेम 3 से 5 वीक का रहेगा नीचे। ओके, तो ये है आपके लिए एसएलए सॉल्यूशन खरीदने की राय। आइए बढ़ते आगे।